नमस्ते और आज की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। हमारे सामने आज वाल्मीकि रामायण का वो हिस्सा है जिसे सुंदरकांड कहते हैं। ये कहानी हम सब ने सुनी है, लेकिन आज हमारा मकसद सिर्फ कहानी दोहराना नहीं है। हम इस कहानी के स्ट्रेटेजिक और साइकोलॉजिकल पहलुओं को कुरेदेंगे। ये समझने की कोशिश करेंगे कि हनुमान का ये सफ़र सिर्फ भक्ति और बल का प्रदर्शन क्यों नहीं था, बल्कि इंटेलिजेंस, डिप्लोमेसी और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की एक तरह से मास्टर क्लास कैसे था। तो चलिए इस परिचित कहानी में कुछ अपरिचित गहराइयों को खोजते हैं। बिल्कुल सही कहा। सुंदरकांड को अक्सर सिर्फ एक चमत्कारी घटना की तरह देखा जाता है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक हाई स्टेक सोलो मिशन की केस स्टडी है। एक अकेला दूत दुश्मन के इलाके में जाता है और सिर्फ लक्ष्य पूरा नहीं करता, बल्कि पूरे युद्ध की दिशा तय करके आता है। हर कदम एक सोचा समझा फैसला है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले कदम से, जो शायद सबसे बड़ा था। समुद्र लांघना। हाँ, 100 योजन का समुद्र लांघना। कहानी की शुरुआत में ही एक अजीब बात होती है। दुनिया के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक हनुमान, वो चुपचाप एक कोने में बैठे हैं। बिल्कुल। उन्हें अपनी ही ताकत पर शक है। ये हिस्सा मुझे हमेशा बहुत मानवीय लगता है। ये दिखाता है कि अपार क्षमता होते हुए भी सेल्फ डाउट किसी को भी घेर सकता है। यहाँ जाम्बवान एक मेंटोर या कह सकते हैं कोच की भूमिका में आते हैं। वो हनुमान को सिर्फ ये नहीं बताते कि तुम शक्तिशाली हो, वो उन्हें उनकी पूरी लेगेसी याद दिलाते हैं। उनके जन्म की कहानी, उनके वरदान, उनका उद्देश्य। ये एक तरह का साइकोलॉजिकल ट्रिगर है जो उनकी भूली हुई क्षमता को अनलॉक कर देता है। और उसका असर भी तुरंत दिखता है। कहानी में वर्णन है कनक भूधराकार शरीरा, यानी उनका शरीर सोने के पर्वत जैसा हो गया। हाँ, और ये सिर्फ फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, ये कॉन्फिडेंस की वापसी का प्रतीक है। बिल्कुल। और यहीं से मिशन का एक्शन फेज शुरू होता है। लेकिन ये सफर कोई सीधी उड़ान नहीं थी। रास्ते में 3 बड़ी बाधाएं आती हैं और तीनों हनुमान के चरित्र के अलग अलग पहलुओं को परखती हैं। पहली बाधा है मैनाक पर्वत, जो सोने का है और उन्हें आराम करने के लिए बुलाता है। ये तो एक तरह का मोह है, एक डिस्ट्रैक्शन। हाँ, ये टेम्पटेशन की परीक्षा है। मिशन के बीच में एक लग्जूरियस ब्रेक का ऑफर, लेकिन हनुमान की प्रतिक्रिया देखने लायक है। वो मैनाक का अपमान नहीं करते, बल्कि उसे छूकर सम्मान देते हैं और कहते हैं, राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। बिल्कुल। ये दिखाता है कि लक्ष्य के प्रति उनकी एकाग्रता कितनी गहरी है। वो पोलाइट है लेकिन फर्म है। तो पहली बाधा थी आराम और लालच की, जिसे उन्होंने कर्तव्य निष्ठा से पार कर लिया। लेकिन अगली चुनौती बिल्कुल अलग थी। वो सीधी कन्फ्रंटेशन थी। नाग माता सुरसा, देवताओं द्वारा भेजी गई। हाँ, और सुरसा वाला प्रसंग डी एस्केलेशन का एक शानदार उदाहरण है। सुरसा कहती है कि उसे खाकर ही आगे जा सकते हो। हनुमान उससे लड़ने या अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने में समय बर्बाद नहीं करते, वो उसकी शर्त मान लेते हैं। जब सुरसा अपना मुंह 1 योजन का करती है तो हनुमान अपना शरीर 2 योजन का कर लेते हैं। ये सिलसिला चलता रहता है। यहाँ तो लग रहा है कि वो ईगो की लड़ाई में फंस गए हैं। लगता तो यही है, लेकिन यहीं पर हनुमान का जीनियस सामने आता है। जब सुरसा अपना मुंह 100 योजन का फैला लेती है तो हनुमान अचानक अपना रूप 1 अंगूठे जितना छोटा कर लेते हैं। अच्छा। उसके मुंह में घुसकर बाहर आ जाते हैं और कहते हैं, मैंने आपकी शर्त पूरी कर दी। उन्होंने लड़ाई जीती नहीं, लड़ाई को बाईपास कर दिया। वाह। ये एक बड़ा रणनीतिक सबक है कि जब लक्ष्य बड़ा हो तो हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं होता। कभी-कभी विरोधी की शर्त को अक्षरशः पूरा करके उसे निरस्त करना ही सबसे बड़ी जीत होती है। कमाल है, मैंने कभी इस नजरिए से इसे देखा ही नहीं। और तीसरी बाधा, लंका के दरवाजे पर ही खड़ी लंकनी। लंकिनी लंका की फिजिकल गेटकीपर है, एक सिक्योरिटी गार्ड। जी। यहाँ विनम्रता या बुद्धि काम नहीं आएगी, यहाँ बल का प्रयोग जरूरी है। हनुमान उसे एक ही घूसे में चित कर देते हैं। बस एक घूसे में? हाँ, लेकिन ये भी सिर्फ एक लड़ाई नहीं है। जब लंकिनी होश में आती है तो उसे ब्रह्मा का वरदान याद आता है कि जब एक वानर उसे हरा देगा तो लंका के विनाश का समय शुरू हो जाएगा। हाँ। तो हनुमान का वो एक घूसा सिर्फ एक बाधा को हटाना नहीं था, वो लंका के पतन की भविष्यवाणी को एक्टिवेट करना भी था। तो तीनों बाधाएं, मोह, अहंकार और शारीरिक बल, तीनों को पार करके हनुमान लंका पहुंच जाते हैं। दुश्मन का गढ़, सोने की नगरी। अब यहाँ उनकी एंट्री स्ट्रेटेजी क्या होती है? यहीं पर उनकी इंटेलिजेंस फिर से चमकती है।
वो चाहते तो अपने विशाल रूप से आतंक मचाते हुए घुस सकते थे। लेकिन मिशन का ये फेज स्टेल्थ का है, जासूसी का है, इसलिए वो मसक समान रूप कपी धरी। एक मच्छर जैसा छोटा रूप। हाँ, एक मच्छर जैसा छोटा रूप धारण कर लेते हैं। ये दिखाता है कि शक्ति का होना एक बात है और उसे कब, कहाँ और कैसे इस्तेमाल करना है, ये जानना असली बुद्धिमानी है। और वो रात के अंधेरे में उस अनजान शहर में सीता को ढूंढना शुरू करते हैं। ये तो मतलब भूसे के ढेर में सुई खोजने जैसा रहा होगा। बिल्कुल। वो हर महल, हर घर, रावण के शयन कक्ष तक में जाकर देखते हैं, लेकिन सीता कहीं नहीं मिलती। एक पल के लिए वो निराश भी होते हैं। उन्हें लगता है कि शायद सीता जीवित ही नहीं है या उनका मिशन फेल हो गया है। और इसी निराशा के क्षण में उन्हें कुछ ऐसा दिखता है जो अविश्वसनीय था। विभीषण का घर, ये तो कहानी का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। ये सिर्फ टर्निंग पॉइंट नहीं, ये उम्मीद का प्रतीक है। सोचिए, राक्षसों की नगरी जहां हर तरफ अधर्म और अहंकार है, वहां एक घर है जिसके बाहर तुलसी का पौधा है, दीवारों पर राम के धनुष बाण के चिन्ह हैं। और अंदर से राम राम की आवाज आ रही है। हनुमान भी हैरान रह जाते हैं कि राक्षसों की नगरी में सज्जन व्यक्ति कहाँ से। और ये मुलाकात हनुमान की डिप्लोमेटिक स्किल्स को भी दिखाती है। वो सीधे जाकर नहीं कहते मैं राम का दूत हूँ। नहीं। वो एक ब्राह्मण का रूप धरते हैं, पहले विभीषण का भरोसा जीतते हैं। हाँ, और ये मुलाकात एक क्रूशल स्ट्रेटेजिक अलायंस की नींव रखती है। विभीषण ही उन्हें वो वाइटल इंफॉर्मेशन देते हैं जो हनुमान अब तक नहीं ढूंढ पाए थे। कि सीता अशोक वाटिका में है। जी, ये दिखाता है कि किसी भी मिशन में लोकल इंटेलिजेंस और अंदर के भेदी कितने महत्वपूर्ण हो सकते हैं। विभीषण के बिना शायद हनुमान का मिशन अधूरा रह जाता। तो अब हनुमान अशोक वाटिका पहुंचते हैं। वहां का दृश्य बहुत ही मार्मिक है। सीता एक पेड़ के नीचे बैठी हैं, राक्षसियां उन्हें धमका रही हैं और रावण खुद आकर उन्हें मनाने की कोशिश कर रहा है। कहानी में इस दृश्य का वर्णन बहुत शक्तिशाली है। सीता की पीड़ा, उनका अकेलापन, लेकिन साथ ही उनकी अटूट निष्ठा साफ दिखती है। वो रावण और अपने बीच एक तिनके को रखकर बात करती हैं, जो रावण के लिए उनके तिरस्कार का प्रतीक है। हाँ, वो उसे सूर्य और जुगनू का उदाहरण देकर उसकी औकात बताती है। बिल्कुल, ये एक असहाय स्त्री का नहीं बल्कि एक मजबूत चरित्र का प्रदर्शन है, जो मुश्किल हालात में भी अपनी गरिमा नहीं खोती। और हनुमान ये सब एक पेड़ पर छिपकर देख रहे हैं। वो सीधे सामने क्यों नहीं आते? ये तो सीता के लिए एक बहुत बड़ी राहत होती। और यहीं पर हनुमान की इमोशनल इंटेलिजेंस का सबसे बड़ा सबूत मिलता है। वो समझते हैं कि सीता महीनों से राक्षसों के बीच में है, वो डरी हुई है, ट्रॉमेटाइज्ड है। अगर कोई वानर अचानक उनके सामने प्रकट हो जाए तो वो उसे रावण की कोई नई चाल समझकर डर सकती हैं। सही बात है। उनका भरोसा जीतना जरूरी था। तो वो एक बहुत ही अनोखा तरीका अपनाते हैं। हाँ, वो सीधे प्रकट होने की बजाय पेड़ पर बैठे बैठे ही राम की कहानी और उनके गुणों का गान शुरू कर देते हैं। उन शब्दों को सुनकर सीता को पहले तो हैरानी होती है, फिर एक उम्मीद जगती है। अच्छा, माहौल तैयार करने के बाद हनुमान श्री राम की दी हुई अंगूठी नीचे गिराते हैं। उस अंगूठी को देखते ही सीता का सारा शक दूर हो जाता है। तो ये एक परफेक्ट ट्रस्ट बिल्डिंग एक्सरसाइज थी। बिल्कुल। पहले शब्दों से विश्वास जगाया, फिर एक फिजिकल प्रूफ से उसे पक्का किया। तो संदेश दिया जा चुका है, सीता का पता चल गया है, मिशन अकम्प्लिश्ड। अब हनुमान आसानी से वापस जा सकते थे, लेकिन वो नहीं गए। यहाँ से कहानी एक नया मोड़ लेती है। बिल्कुल, क्योंकि हनुमान सिर्फ एक मैसेंजर नहीं थे, वो एक स्पाई और एक वॉरियर भी थे। उनका आधा मिशन पूरा हुआ था। अब दूसरे हिस्से की बारी थी दुश्मन की ताकत का अंदाजा लगाना और उन्हें एक ट्रेलर दिखाना कि अगर राम की सेना आई तो क्या होगा। इसे आप साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का पहला चरण कह सकते हैं। सही। और इसकी शुरुआत वो अशोक वाटिका को उजाड़ कर करते हैं। हाँ, ये एक कैलकुलेटेड मूव थी। सबसे बड़े योद्धाओं को बाहर भेजे। और अंत में मेघनाद आता है, जो उन पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करता है। हनुमान चाहते तो ब्रह्मास्त्र को काट सकते थे, लेकिन वो उसका मान रखने के लिए खुद को बंद जाने देते हैं। ये भी एक रणनीति थी। बिल्कुल। उनका अगला लक्ष्य था रावण की सभा में पहुंचना, उसके दरबार को देखना और उसे आमने सामने एक संदेश देना। तो बंदी बनकर जाना वहां पहुंचने का सबसे आसान तरीका था। एग्जैक्टली। रावण की सभा में भी वो डरते नहीं बल्कि एक राजदूत की तरह बात करते हैं। बिल्कुल। वो रावण को श्री राम की शक्ति के बारे में बताते हैं, उसे विनम्रता से सीता को लौटाने की सलाह देते हैं और शांति का एक मौका देते हैं। ये एक डिप्लोमेट का काम है। हाँ, लेकिन ये अहंकारी रावण उनकी बात नहीं मानता और उनकी पूंछ में आग लगाने का हुक्म देता है,
तो वो अपनी सबसे बड़ी गलती कर बैठता है। माल की बात है, रावण ने अपमान के लिए पूंछ में आग लगाई और वही आग उसके सोने के साम्राज्य के घमंड को जलाकर राख कर देती है। इससे बड़ा पोएटिक जस्टिस क्या होगा? सच में। यही तो। हनुमान उसी आग को अपना हथियार बना लेते हैं। वो अपना रूप बदलकर बंधनों से आजाद होते हैं और फिर एक छत से दूसरी छत पर कूदकर पूरी सोने की लंका को जला देते हैं। सिर्फ विभीषण का घर छोड़कर। हाँ, जो एक संदेश था कि जो धर्म के साथ है वो सुरक्षित है। ये आग सिर्फ इमारतों में नहीं लगी थी, ये रावण के अहंकार पर, लंका के अजय होने के मिथक पर और वहां के लोगों के मनोबल पर एक सीधा हमला था। आने वाले युद्ध का एक टीजर था। एक टीजर था, बिल्कुल। तो जब हम इन सब घटनाओं को एक साथ जोड़कर देखते हैं तो सुंदरकांड सिर्फ एक भक्तिमय कहानी नहीं रह जाती है। ये एक अकेले व्यक्ति के साहस, बुद्धि और अटूट समर्पण की गाथा है, जो एक असंभव लगने वाले मिशन को न सिर्फ पूरा करता है बल्कि दुश्मन को मनोवैज्ञानिक रूप से तोड़कर लौटता है। बिल्कुल। और ये हमें एक बहुत गहरे सवाल पर भी छोड़ जाता है। हनुमान ने समुद्र जैसी बाहरी बाधाओं को तो पार किया ही, लेकिन उनकी यात्रा की शुरुआत अपनी ही एक आंतरिक बाधा को पार करने से हुई थी। अपने ऊपर शक। हाँ, जाम्बवान को उन्हें उनकी शक्ति याद दिलानी पड़ी। ये सोचने पे मजबूर करता है कि हम सबके अंदर न जाने कितनी हनुमान जैसी शक्तियां सोई पड़ी हैं, जिन्हें बस एक सही उद्देश्य, एक सही प्रेरणा या शायद एक जाम्बवान की जरूरत है, जो हमें याद दिला सके कि हम क्या करने में सक्षम हैं।